तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला परीक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। पोषण एवं स्वास्थ्य की सुपर मैराथन नंबर 1, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट की मैराथन मिलने वाली है, जिसमें हम 300 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के। आज पोषण एवं स्वास्थ्य न्यूट्रिशन का सुपर मैराथन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आगे आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और एग्जाम एनालिसिस जब स्टार्ट होगा वो भी आपके पास में पहुंच सके। आपकी एग्जाम डेट 7 मार्च है। शुरुआत में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके एग्जाम 7 और 8 डेट में हमको पता चले हैं। क्या 9 और 10 में भी किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के एग्जाम है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपका एग्जाम कब है ये भी आपको बताना है, ठीक है, जिससे कि एक आइडिया लग सके कि कब तक ये एग्जाम चलने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों की तैयारी अभी नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सर अगर कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए, हम 6 से 7 घंटे पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन मटेरियल मिल जाए तो हम भी इस एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंस के साथ में दे सकें, उनके लिए सक्सेस जंक्शन लेकर के आया है कंप्लीट थ्योरी और 10-10 प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ में 7 ब्रह्मास्त्र और सुपर मैराथन। ये सारी चीज़ें आपको मात्र 199 रुपये में ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है। अगर आपकी तैयारी आधी अधूरी है, मन से आपने तैयारी नहीं की है, लेकिन एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है और आपका मन है कि हाँ हम सिलेक्शन ले सकते हैं, अभी भी कुछ मटेरियल मिल जाए, तो आप 199 वाला अगर पीडीएफ खरीद लेते हैं तो इसमें कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा। अगर आप इस 199 वाली पीडीएफ को कवर करके चले जाते हैं तो आप आराम से 660 में से एक सीट पक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो पूरे मन से, अगर दम हो, हिम्मत हो मन से पढ़ने की, तो ही इस पीडीएफ को लेना, ठीक है ना। क्योंकि इस पीडीएफ को लेने के बाद में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। बाकी जिन लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन नंबर उनके कम आ रहे हैं टेस्ट में, उन लोगों को क्या करना है वो लोग देख लें। और वो लोग 15 से 20 नंबर अपने बढ़ाने चाहते हैं तो वो लोग कम से कम आप ओनली प्रैक्टिस सेट जो हैं 129 रुपये पे करके 10-10 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के ले सकते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं तो जो अभी आपके नंबर आ रहे हैं, आप मान के चलिए कम से कम 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। इस 129 के साथ में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ ही साथ में जो 7 के 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं वो ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ मिलेगी, टॉप 100 की सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, साथ ही साथ में सुपर मैराथन की भी आपको पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें 129 में मिलने वाली हैं। पुराने स्टूडेंट जिनने 128 का पहले पेमेंट करके जो है थ्योरी खरीद रखी है, वो लोग मात्र 49 का पेमेंट करके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, सुपर मैराथन ले सकते हैं, साथ ही साथ में ये जो आपकी प्रैक्टिस सेट वगैरह है सब कुछ आप लोग भी ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 199 वाला कंप्लीट पैकेज ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और आपको नोट्स मंगाने के लिए कुछ करना नहीं, ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर 199 का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देंगे 7052547003। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और हमने इसमें क्या किया है, वन लाइनर में रखा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन वाला रखेंगे तो 150 प्रश्नों को कराने में समझ लीजिए 2 घंटे लग जाएंगे और समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप पीडीएफ भी निकलवाना चाहेंगे तो आप इसकी पीडीएफ भी निकलवा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वन लाइनर कवर करते हुए चलेंगे, 150 प्रश्न हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे समय भी बचेगा, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो टाइम भी खराब होता है, ठीक है। चलिए, सबसे जल्दी पचने वाला तेल कौन सा होता है। आप सबने सुन रखा है भाई तेल कम खाया करो, तेल जा कर के जम जाता है, वसा को बढ़ाता है। तो सबसे जल्दी पचने वाला तेल कौन सा है, तो जो नारियल का तेल होता है वो सबसे जल्दी पचता है। इसीलिए केरला वाले जो लोग होते हैं या तमिलनाडु वाले जो लोग होते हैं उनको पेट से संबंधित समस्या कभी भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो नारियल के तेल का यूज करते हैं और नारियल का तेल आसानी से पच जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। खसरे के टीके की दूसरी खुराक किस माह में दी जाती है। तो 16 से 23 माह के बीच में खसरे के टीके की दूसरी खुराक दी जाती है, ठीक है। जो समझाने वाली चीज़ें होंगी उसको समझाते हुए चलेंगे और जो फैक्ट वाले प्रश्न होंगे उनको तुरंत फैक्ट में बताते हुए आगे निकलेंगे, जिससे कि सारे प्रश्न जल्दी से जल्दी हम कवर कर सकें। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो 2x स्पीड पर कर लीजिए वीडियो, जिससे कि मान लीजिए वीडियो 1 से सवा घंटे की बनती है तो आप उसको आसानी से आधे घंटे में देख सकें, ठीक है ना। तो डबल स्पीड पर कर लेना।
चलिए, सर्वाधिक विटामिन डी किस तेल में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पीडीएफ निकलवाने के बाद में आपको एक बार इस वीडियो को और देख लेना है, जिससे कि आप स्टार मार्क कर सको। मछली के तेल में सर्वाधिक विटामिन डी पाया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी, जिससे कि जो कुपोषण जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें फैला हुआ है, या जो कुपोषण छोटे छोटे बच्चों में फैला हुआ, उनको सही से भोजन नहीं मिल पाता है, इसके लिए शुरुआत की गई थी किसकी? परिवार कल्याण कार्यक्रम की। इसके अंतर्गत आपको आईसीडीएस, आईसीएमआर इन सब की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि टाइम टू टाइम आपके पास में पूरक पोषण आहार पहुंच सके। नंबर 5 देखिए, 12 अप्रैल 2005 को किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, एनआरएचएम यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा पोषण संबंधी एनीमिया रोग निरोधक कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1970 में एनीमिया रोग निरोधक कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आपको याद रखना है, फैक्ट वाला प्रश्न है। गर्भवती महिला को कैल्शियम की आपूर्ति है तो क्या क्या लेना चाहिए? अगर आप कैल्शियम लेना चाहते हैं तो आप सबको पता है कैल्शियम क्या करता है? हमारे हड्डियों का निर्माण करता है। और अगर महिला गर्भवती है तो उसके पेट में जो बालक पल रहा है उसकी हड्डियों का निर्माण हो रहा है, उसके बाल बन रहे हैं, उसके नाखून बन रहे हैं, तो ऐसे में उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो महिलाओं को कैल्शियम लेना आवश्यक होता है जो गर्भवती होती हैं। कैल्शियम किससे मिलेगा? तो टोफू, आप जानते हैं टोफू कैसे बनता है? दूध से टोफू बनता है, अंडा सोयाबीन से टोफू बनता है। अंडा हो गया, दूध हो गया, और दूध से बने पदार्थ, इन सब में कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेना चाहिए। आगे बढ़िए, नंबर 8, मनुष्य को किस प्रकार की वसा का सेवन से परहेज करना? परहेज का मतलब है कि इस वसा को मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। कौन सी ऐसी वसा है? तो जिसे हम ट्रांस वसा कहते हैं, यानी असंतृप्त वसा कहते हैं, इसको मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांस वसा या असंतृप्त वसा, इसे नहीं लेना है, इससे परहेज करना है। ठीक है, तो एक पीडीएफ में गलती से 4 ऑप्शन में ये जो है संतृप्त वसा ही लिख गया था, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। शायद थ्योरी वाली कोई पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट में तो नहीं है, थ्योरी वाली में कहीं पर बताया गया है। तो ध्यान रखना, मनुष्य को जो ट्रांस वसा है इसको नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़िए, नंबर 9, आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? बताइए। अब यहीं पर आज का प्रश्न आपका बनेगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में क्रेटिनिज्म हो जाता है, जिसे हम वामनता भी कहते हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि आयोडीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इंग्लिश उसका हम बता दे रहे हैं, उसको ग्वाइटर कहते हैं। हिंदी में आपको बताना है, गले में जो है एक ऐसी वो निकल आता है, फोड़ा सा निकल आता है, तो बताइए क्या कहते हैं उसको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। नंबर 10, लालिमा अभियान कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 1 नवंबर 2016 को लालिमा अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं, आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ में एमपी आबकारी, जिसके फॉर्म अभी अभी भरे गए हैं, इसके नोट्स कंप्लीट ले सकते हैं आप। एमपी पुलिस, एमपी वन रक्षक, एमपी एसआई 2025 लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार नोट्स कंप्लीट कर लिए गए हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया गया, उसी पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो मोतियाबिंद की वजह से 100 में से मान के चलिए 90% लोग ऐसे हैं, अगर उनको अंधता हो रही है तो मोतियाबिंद की वजह से होती है। इसीलिए सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम मोतियाबिंद को लेकर के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कि अगर किसी की आंख में मोतियाबिंद पल रहा है, हो रहा है, तो टाइम से उसको हटाया जा सके। बच्चों में निमोनिया किस जीवाणु के कारण फैलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निमोनिया किस जीवाणु की वजह से होता है? तो ध्यान रखना, डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से निमोनिया फैलता है। एंटीबॉडी क्या कार्य करते हैं? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। आपको बताया था ना एंटीबॉडी के बारे में, एक हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। एंटीबॉडी एक सेना होती है जो हमारे शरीर में पहुंच जाती है टीकाकरण के माध्यम से। उसके बाद में कोई भी रोगाणु अगर हमारे शरीर में आता है तो ये सेना तुरंत एक्टिव होकर के उसको समाप्त कर देती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है। चलिए, नंबर 14 देखिए, 14, किस विटामिन की कमी से सीलियक नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से सीलियक नामक रोग हो जाता है। ये सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, 2-3 बार आप लोग वीडियो देख लेना। अगर आप उसका क्या कहते हैं फोटोकॉपी नहीं निकलवाना चाहते हैं तो 2 से 3 बार वीडियो जरूर देख करके जाना। नंबर 15 देखिए, 7 से 12 वर्ष के बालक को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो अगर बालक 7 से 12 ग्राम है, आईसीएमआर की पीडीएफ हमने दे रखी है सबको, जिन्होंने 199 की पीडीएफ ली है उन सबको आईसीएमआर की
पीडीएफ दी गई है, उसमें सब कुछ बताया है कि कितना खाना चाहिए, कितना किसको खाना चाहिए, ठीक है ना। टॉप 100 में हमने कवर किया है आईसीएमआर को। देखिए तो 650 से 850 मिलीग्राम जो है डेली आपको लेना है कैल्शियम, अगर 7 से 12 वर्ष का बालक है। कितनी उम्र के बच्चों को मीजल्स रूबेला का पहला टीका दिया जाता है? तो मीजल्स रूबेला का पहला टीका कितनी एज के बालकों को दिया जाता है? तो 15 माह का जो बालक होता है, 15 माह से पहले पहले उसको ये टीका दे दिया जाता है। चलिए भैया 17 नंबर देखिए, पेंटावेलेंट वैक्सीन में कुल कितने रोगों के लिए टीके होते हैं? सबको पता है, अगर पेंटा लगा हुआ है तो 5 रोगों के लिए होंगे, तो ध्यान रखना 5 रोगों के टीके पेंटावेलेंट वैक्सीन में मिलते हैं। नंबर 18 देखिए, आईसीएमआर 2024 की आहार रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को अपने आहार में प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल का सेवन करना चाहिए? तो कम से कम 85 ग्राम दाल का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। दाल से हमको प्रोटीन मिलता है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे शॉर्ट में पीईएम कहते हैं, इसको दूर करने के लिए बच्चों को पूरक पोषण आहार द्वारा प्रतिदिन कितना प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए? यानी इतना प्रोटीन तो उनको दिया जाना चाहिए जिससे कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है उससे बचा जा सके। तो 12 से 15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उनको दिया जाना चाहिए। नंबर 20 देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, टॉडलर अवस्था कब से कब तक की होती है? कब से कब तक की एज को हम टॉडलर अवस्था के नाम से जानते हैं? तो 1 से 3 वर्ष तक की जो एज होती है बालकों की, इसे हम टॉडलर अवस्था के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए, काली खांसी रोग किसकी वजह से होता है? तो आप सबको पता है काली खांसी रोग जीवाणु की वजह से होता है। इसी रोग को हम पर्टूसिस भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए 22 नंबर देखिए, दस्त को नियंत्रित करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो दस्त को नियंत्रित करने के लिए रोटा वायरस नामक टीका लगाया जाता है, याद रखना, ठीक है। आपको अब तक क्या क्या हम दे चुके हैं आप सबको पता है। हम सबसे पहले आपको हमने थ्योरी की नोट्स दी थी, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी की नोट्स दी। उसके बाद में आपको 10-10 प्रैक्टिस सेट दिए। उसके बाद में हमने आपको क्या दिया है, ब्रह्मास्त्र दिए हैं, सात ब्रह्मास्त्र आपको दिए हैं। उसके बाद में आपको टॉप 100 क्वेश्चन की लगभग 7 से 8 पीडीएफ दी हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इन सब की हम आपको दे चुके हैं। कंप्यूटर की 2 पीडीएफ दे चुके हैं जिनमें हमने 300 लगभग प्रश्नों को कवर किया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको हम दे चुके हैं। अब हमने यहाँ से शुरू किया है सुपर मैराथन, ठीक है, सुपर मैराथन, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 300 प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जिससे कि आपकी बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सके। और इतने चीज़ें फ्री में आपको कोई भी चैनल नहीं देगा, कोई भी चैनल आपको फ्री में इतनी चीज़ें नहीं देगा। लोग 1599 रुपये, 1499 रुपये ऐसे ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम आपको केवल मात्र जो लोग ले रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, जो लोग ले रहे हैं 199 रुपये में, उनको ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 199 चीज़ें में, 199 रुपये में जितनी भी चीज़ें सबको दी गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको मात्र 199 में मिलने वाली हैं। तो अगर अभी भी आप में दम है कि हाँ हम सिलेक्शन ले सकते हैं, हो सकता है किसी का एग्जाम 15 तारीख के बाद में पड़ जाए, किसी का एग्जाम 20 के आसपास पड़ जाए, तो उसके पास में तो टाइम है ना। तो अभी भी टाइम है, आप लोग ये पीडीएफ नोट से मंगवा करके अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। या जिनके मन में थोड़ा सा भी डाउट है वो ये पीडीएफ नोट से जरूर मंगवा लेना। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 129 वाला कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मंगवा लेना, उसके साथ में ब्रह्मास्त्र वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो दस्त को नियंत्रित करने के लिए रोटा वायरस। निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबको पता है निमोनिया जब हो जाता है बच्चों को तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस लेने की दिक्कत का मतलब है कि फेफड़े जो है प्रभावित हो जाते हैं। निमोनिया रोग में कफ जम जाता है फेफड़ों में। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसे क्षय रोग भी कहते हैं, याद रखना, कहीं क्षय रोग आ जाए आप कहो सर क्षय रोग तो बताया नहीं था, टीबी बताया था। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एक न एक शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? कितनी बार आपको बताया है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट है मिशन इंद्रधनुष 5.0, जो कि 2023 में शुरू किया गया था। आगे बढ़िए, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखना 1994-95 में, दिसंबर 1994 में शुरू किया गया था। तो वो 94-95 में ही काउंट किया जाता, ठीक है। देखो तो 1994-95 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। नवजात की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो जो नवजात बालक होता है उसकी सामान्य श्वसन दर 30 से लेकर के 60 प्रति मिनट होती है, ठीक है। जो आगे चल करके कम होती जाती है, 52 हो जाती है, ठीक है ना। तो नवजात की जो श्वसन दर है वो 30 से 60 मिनट होती है। आगे बढ़िए,
अगला प्रश्न है 28। लगभग सभी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा फल है? तो अगर आप पपीता खाते हैं तो पपीता के अंदर आपको सारी विटामिन मिल जाती हैं, केवल विटामिन डी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि विटामिन डी सूरज से मिलती है। ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा विटामिन डी स्वयं से बनाई जाती है सूर्य की रोशनी से। ठीक है, तो अगर आप पपीता खाते हैं तो आपको सारी विटामिन मिल जाएंगे। 29 देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करता है? तो विटामिन डी जो है वो हार्मोन्स की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है और हमारे शरीर के द्वारा स्वयं से बनाया जाता है। चलिए, कोलेजन क्या होता है? तो ध्यान रखना, कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक का मार्ग क्या है? रोटा वायरस की जो वैक्सीन दी जाती है कैसे दी जाती है? तो 5 बूंदें मौखिक रूप से, यानी कि मुंह में ये 5 बूंदें जो है इस वैक्सीन की दी जाती हैं। तो इस तरह से ये वैक्सीन आपके शरीर में पहुंच जाती है। ध्यान रखना, रोटा वायरस की वैक्सीन 5 बूंदें मौखिक रूप से दी जाती हैं। चलिए 35, स्कंदन के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? तो प्लेटलेट्स जो हैं वो स्कंदन के लिए जिम्मेदार हैं। आप सबको पता है हमारे शरीर में नॉर्मल नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप सबको ही पता है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। ठीक है ना, टाइफाइड जब हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। ठीक है ना, तो कितनी प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज होती है, इतनी प्लेटलेट्स हमारे शरीर में होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। गर्भावस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना क्या कहलाता है? इसे हम प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम आंगनवाड़ी लेकर के जा रहे हैं, टाइम टू टाइम इनकी जो है चेकअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। आगे बढ़िए, 34 नंबर देखिए, स्पीड थोड़ा सा तेज करें, गियर चेंज करें, चलते हैं थर्ड गियर में। सामान्यतः कुपोषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का कुपोषण होता है, जो कि आपको आगे नाम देखने को मिल जाएगा। ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह कौन सी वाहिकाओं के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, फुफ्फुस जो धमनी होती है इनके द्वारा ऑक्सीजन रहित। रहित का मतलब क्या है? रहित का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, एक बार समझा देते हैं। देखिए, फुफ्फुस धमनी में जो बहता रहता है रक्त, उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती है। फुफ्फुस धमनी इस रक्त को ले जाकर कहाँ पहुंचाती है? हृदय के पास में, जो कि फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। फेफड़ों में हम ऊपर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है और इस रक्त में अब ऑक्सीजन मिल जाती है हृदय के द्वारा। और इस रक्त में जो ऑक्सीजन मिली है, अब इस रक्त को हृदय के द्वारा अन्य जो है ऑर्गन्स में भेजा जाता है। और ऑक्सीजन मिली हुई जो रक्त होता है वो सभी ऑर्गन्स के पास पहुंचाने का काम कौन करता है? हृदय करता है। समझ में आ गया? तो फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए 36 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य पोषण नीति 2020 के अनुसार सर्वाधिक बच्चे किस वर्ग में कुपोषित हैं? तो अनुसूचित जनजाति, जिसे हम एसटी वर्ग कहते हैं, इसमें सर्वाधिक बच्चे कुपोषित हैं। तो भाई एसटी वाले जो लोग भी हों, आपको इस जो रिकॉर्ड बना रखा है ना, इसको ध्वस्त करना है। मतलब कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, उनको इस वाले रिकॉर्ड से बाहर निकालिए। ठीक है ना, आगे बढ़िए। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तीनों चीजें आपको प्रोटीन में देखने को मिलेंगी। 38 देखिए, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है या उत्तेजना का अनुभव होने लगता है? तो जो एड्रीनलिन हार्मोन्स होता है, ये जब स्रावित होता है तो हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। एड्रीनलिन हार्मोन्स को ही लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन्स को कहते हैं। चलिए, लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्यों शुरू की गई है? तो कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए। ठीक है ना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए, लिंगानुपात में सुधार करने के लिए और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़िए। और लाडली बहना क्यों शुरू की गई है? देखो, सभी बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ भैया, सबके अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। ठीक है ना, तो बताइए क्या फ़ायदा आपको मिलता है? क्यों शुरू की गई है लाडली बहना योजना? ठीक है ना, चलिए भैया, मुस्कान आ गई है तो भाई इस मुस्कान को कमेंट बॉक्स में दिखा दो, अपना जो है एक स्माइली उसमें डाल दो। ठीक है ना, एक स्माइली टाइप करके भेज दो कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, जब हमारे अकाउंट में लाडली बहना वाला पैसा आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है। ठीक है ना, चलिए भैया। 40 नंबर, मलेरिया कौन से परजीवी की वजह से फैलता है? प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से मलेरिया का जो रोग है वो हमारे शरीर में फैलता है। बताइए। देखो, 19 मिनट के अंदर अपन 40 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है ना, और बाकी जगह आप जाओगे तो वो 4 ऑप्शन बताएंगे, साथ में कहानी किससे सुनाएंगे, 10 प्रश्न कराएंगे, 1 घंटे का समय लेंगे। ठीक है ना, हमारा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है टाइम पास करना, बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ में हमारा समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद हम सेकंड वीडियो आपके लेकर के आने का प्रयास करेंगे, उसकी पीडीएफ बनानी है, तो बहुत टाइम महत्वपूर्ण है, इसलिए हम स्पीड के साथ में चलते हैं। ठीक है ना, चलिए। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा कब की गई? वर्ष 1970 में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
यह आपको याद रखना है। चलिए भैया आईसीडीएस देख लीजिए, आईसीडीएस महत्वपूर्ण है। आईसीडीएस के गठन में कौन कौन शामिल होता है? अब ये प्रश्न किस तरह से पूछेंगे, 4 ऑप्शन आपको देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन आईसीडीएस में शामिल नहीं होता है, जो इनमें से अलग होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं आईसीडीएस में कौन कौन रहता है। देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी जिसे हम डीपीओ कहते हैं, इसके बाद में बाल विकास परियोजना अधिकारी जिसे हम सीडीपीओ कहते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, महिला पर्यवेक्षक, ये सारे लोग मिलकर के आईसीडीएस का निर्माण करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है आईसीडीएस का निर्माण कब किया गया था, किस सन में किया गया था। कई बार आपको हमने ब्रह्मास्त्र में बता रखा है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए 43 नंबर देखिए, मध्य पूर्व क्षेत्र में जाने वाले तीर्थ यात्रा के समय कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? नहीं, मध्य पूर्व क्षेत्र में जो लोग तीर्थ यात्री जाते हैं उनको कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो उनको पीत ज्वर वाला वैक्सीन दिया जाता है। ये मान लीजिए मध्य, ये मध्य हो गया, ये पूर्व हो गया। तो इस एरिया में जो लोग भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, यहाँ पर जो येलो फीवर होता है वो बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए यहाँ पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को पहले से ही येलो फीवर का वैक्सीन लगा दिया जाता है। तो मध्य पूर्व क्षेत्र में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को येलो फीवर का वैक्सीन लगाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 45 देखिए, गर्भावस्था के दौरान औसतन कितने ग्राम वसा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? तो गर्भावस्था के दौरान 30 ग्राम वसा आपको प्रतिदिन चाहिए रहती है। ठीक है, आगे बढ़िए। स्तनपान के प्रथम 6 माह के दौरान महिलाएं औसतन कितना दुग्ध स्त्रावित करती हैं? तो शुरुआत के 6 माह में 750 ml महिलाओं के द्वारा दुग्ध स्त्रावित किया जाता है। आयु के अनुसार शारीरिक ऊंचाई का कम होना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शारीरिक ऊंचाई का कम होना आयु के अनुसार क्या कहलाता है? स्टंटिंग या फिर स्टेंटिंग कहते हैं। ठीक है, फाइलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फाइलेरिया रोग में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं भैया? तो जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा में, उचित मात्रा में रहते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आगे बढ़िए, 50 होता हुआ 50 लग रही है अपनी। देखिए, नवजात शिशुओं को किसकी रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों से बचाव के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है नवजात शिशुओं को। चलिए, नवजात शिशुओं को दे दी। अब देखिए, गर्भवती महिलाओं को भी तो कोई वैक्सीन दी जाएगी। तो गर्भवती महिलाओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो टिटनेस की वैक्सीन सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को लगाई जाती है। वर्ष 2024 में WHO के द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया था? तो 24 से 30 अप्रैल 2024 तक WHO के द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया था। आगे बढ़िए, 53 नंबर, शरीर में वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बीच बीच में ब्रेकर लग जाता है। थर्ड गियर डाला, अब बीच में कुछ समझाने को हुआ तो ब्रेकर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर स्पीड अपनी कम हो जाती है। शरीर में वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? पेट का कैंसर हो सकता है, हृदय संबंधी रोग और हार्मोन्स असंतुलन जो है वो वसा की कमी से हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया में 11वां गुणसूत्र प्रभावित होता है। इसमें रक्त की मात्रा कम होती है, बहुत कम आरबीसी बनते हैं। वो कितने बनते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। चलिए, प्रत्येक वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 57 देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? वर्ष 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। फिर से आपको बता दे रहे हैं वन लाइनर हम क्यों कवर कर रहे हैं। देखिए, अगर 4 ऑप्शन आपको देंगे तो चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको आंसर बताना पड़ेगा। ऐसे में टाइम बहुत लगता है, पहली बात। सेकंड बात, जो लोग PDF निकलवाएंगे इसका, अगर हम 4 ऑप्शन देंगे, देखिए अभी कितने पेज में ये हो गया है, अभी ये आपको मिल रहा है, कितना पेज है इसमें देख लेते हैं। देखिए 29, मात्र 29 पेज में आपको 150 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम 4 ऑप्शन अगर कवर करेंगे तो जस्ट 4 गुना कर दीजिए, कम से कम 100 पेज तो आपके बनेंगे। फिर 100 पेज का आप PDF लेकर के क्या करेंगे, जिसमें आपके काम का केवल एक आंसर होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वन लाइनर कवर करते हैं। टॉप 100, टॉप 300 को वन लाइनर में कवर करते हैं, जिससे कि कम पेज में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों। ठीक है, कैसी लगी आपको ये ट्रिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए भैया, यूनिसेफ हो गया। डायलिसिस का उपयोग किन रोगियों के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का जो यूज है वो किडनी संबंधित जो बीमारी होती है उनके लिए डायलिसिस का यूज किया जाता है। आपने सबने सुना होगा, आज भाई वो डायलिसिस कराने गया है। क्यों कराने गया है? क्योंकि उसकी किडनी में दिक्कत है। चलिए,
इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो सर फ्रेडरिक बेटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो विटामिन B3 की कमी से ये तीनों रोग हो जाते हैं। मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा, ये तीनों रोग किसकी वजह से होते हैं? विटामिन B3 की कमी से होते हैं। 61, प्रसव के किस अवस्था को सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, प्रथम चरण जो होता है उसे हम सर्वाइकल स्टेज कहते हैं, क्योंकि यही वो चरण होता है जहां पर बच्चा शुरुआत होता है। ठीक है ना? तो ऐसे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉशियस होने की आवश्यकता रहती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये चीज़ें मत उठाइए, ऐसा मत खाइए, वैसा मत खाइए। ठीक है? तो इसी को हम सर्वाइकल एज कहते हैं या फिर सर्वाइवल एज भी कह सकते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? भैया ये तो सबको समस्या है। ठीक है? तो विटामिन बी की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बेरी बेरी रोग भी इसी की कमी से होता है। चलिए 63 नंबर देखिए, मानव शरीर में आयरन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ग्रहणी में आयरन का अवशोषण होता है। आयरन का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है? कितनी बार आपको बताया है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? आयरन का अवशोषण करता है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? जो सामान्य रूप से जो हाउसवाइफ है उनको कितना प्रोटीन चाहिए रहेगा? पर डे 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहेगा। 65, मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में अंडाणु का निषेचन होता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो जो ओ ग्रुप होता है, अब बताइए ओ ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता होता है या फिर सर्वग्राही होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये आप गूगल पर सर्च कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओ ग्रुप को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं? अगली वीडियो में आपको हम इसके ट्रिक भी बता देंगे, पहले आप लोग कमेंट करना। ठीक है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो ओ जो ग्रुप होता है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। 67 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 की जब कमी होती है तो त्वचा और होंठ फट जाते हैं। एमटीपी एक्ट कब लागू किया गया? 1971 में। फैक्ट है, आगे बढ़ते हैं। 69, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है और ये एंजाइम बच्चों में पाया जाता है। ठीक है ना? देखते हैं ना आप, कई बच्चे जो है अनपचा हुआ दूध जो होता है उसको बाहर निकाल देते हैं मुंह की, आप कहते हैं भैया इसको उल्टी हो गई, ऐसी हो गई। तो वो क्या होता है? रेनिन की मदद से दूध पचाया जाता है। जो दूध नहीं पचता है रेनिन की मदद से, उसे बच्चे उल्टी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है? आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, 2 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए 2014 में भारत सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। आगे बढ़िए, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि से तात्पर्य यहाँ पर हड्डी है। हड्डी को हिंदी में अस्थि कहते हैं। सर इंग्लिश में तो बोन कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहेंगे? तो अस्थि ही आपकी कह सकते हैं, बोन को ही हम अस्थि भी कहते हैं, बोन को ही हड्डी कहते हैं। तो हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट जो है वो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम से मिलकर के बनती हैं। चलिए, कैल्शियम सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। आप कहोगे सर कोलगेट में कैल्शियम होता है, ठीक है ना, हमारे दांतों की रक्षा करता है। ठीक है, बच्चा प्रचार करता नहीं है आपके कोलगेट में कैल्शियम है कि नहीं है। ठीक है? चलिए, फॉलिक अम्ल की कमी के कारण शरीर में ल्यूकोसाइट कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इस रोग को हम क्या कहते हैं? तो जब ल्यूकोसाइट की कमी हो जाए शरीर में तो इस रोग को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 73 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो वो यकृत करता है। ठीक है? यकृत माने लीवर। आगे बढ़िए 74, ल्यूकेमिया से ग्रसित स्त्री में हीमोग्लोबिन की मात्रा बताइए। तो 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है ल्यूकेमिया से जो ग्रसित जो होती है महिला होती है। ठीक है? 16%। चलिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो सार्वभौमिक टीकाकरण किसके लिए शुरू किया गया है? गर्भवती माता के लिए और बच्चों का टीकाकरण करने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 76 देखिए, टिटनिस रोग किस जीवाणु की वजह से होता है? तो टिटनिस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, 101% आएगा। ठीक है? तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से टिटनिस रोग हो जाता है। किस रोग में जीवाणु बच्चों की श्वास नली में एक झिल्ली बनाकर अवरोध उत्पन्न करते हैं? तो जो डिप्थीरिया बीमारी होती है, अगर टीका नहीं लगवाया है तो बच्चों के लिए समस्या हो जाती है। ठीक है? ये बच्चा है, ये उसका गला है। ठीक है? ये रहा गला।
इसमें क्या होता है, ये जीवाणु यहाँ पर अपनी झिल्ली बनाने लगते हैं। झिल्ली बनाने लगते हैं तो बच्चा क्या है, ना तो दूध पी पाएगा, ना श्वास ले पाएगा, तो दम घुटने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसलिए डिप्थीरिया का टीका लगवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो डीपीटी में ही लग जाता है डिप्थीरिया का टीका। तो वो जीवाणु कौन सा होता है, डिप्थीरिया वाला जीवाणु होता है। नंबर 78, बीसीजी और खसरा में जीवाणु मृत होते हैं या जीवित? तो बीसीजी और खतरा कह रहा हूँ खतरा मतलब निकल गया, ठीक है, तो खसरा से ही खतरा हो जाता है भैया। ठीक है, तो बीसीजी और खसरा, इन दोनों में जो जीवाणु लगाए जाते हैं वो जीवित जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। चलिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया था। आगे देखिए 80, टाइफाइड के उपचार के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो टाइफाइड के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन दवा दी जाती है। यही अभी फिलहाल हम यही खा रहे हैं। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन होती नहीं, डोलो 650, तो जो डोलो 650 होती है उसमें ये क्लोरोमाइसिटिन ही मिला रहता है। ठीक है, और यही अपन अभी खा रहे हैं। चलिए, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था। किस रोग को धनुष टंकार या फिर धनुष स्तंभ कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखना। स्टार भी नहीं बन रहा है भैया, देखो देखो। तो टिटेनस रोग जो होता है इसको हम धनुष टंकार या फिर धनुष स्तंभ कहते हैं। अगर ये रोग किसी को हो जाता है तो उसकी शरीर जो पहले स्ट्रेट हुआ करती थी वो झुक जाती, धनुष की तरह हो जाती। ठीक है, इसीलिए इसे धनु टंकार रोग कहते हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गई, ब्लड निकलने लगा है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसकी मदद से ये यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाएगा और जो ब्लड आपका बह रहा था वो सीधे निकलने लगेगा, यहाँ पर नहीं निकलेगा? तो वो होता है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन की मदद से रक्त का थक्का जम जाता है चोट वाली जगह पर। काली खांसी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? तो काली खांसी जिसे पर्टुसिस कहते हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न भैया। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, इस पर भी स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और आप लोगों को बता दें, फेसबुक पर, एफबी पर एक पेज बना हुआ है हमारा सक्सेस जंक्शन के नाम से। आज हमने जो आर्टिकल डाला है ना वो एड्स के ऊपर ही डाला है, आप लोग जाकर के पढ़ लेना। वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल हम डालते हैं, सर्च करना सक्सेस जंक्शन फेसबुक पे, आपको पेज मिलेगा। वहाँ पर हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है वही लगा हुआ है। ठीक है ना, और 1000 से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो हम छोटे छोटे वो डालते रहते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग पढ़ लिया करो। कल हमने डाला था आपका कौन सा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डाला था, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष डाला था। आज हमने एड्स पर डाला है। डेली दो तीन आर्टिकल वहाँ पर डालते रहते हैं, तो आप लोग जाकर के जरूर पढ़ लेना और इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, मतलब कि ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, कोई चार्ज नहीं लगता उसका। चलिए, नंबर 86 देखिए, पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था के दौरान भोजन में क्या लेना आवश्यक है? तो विटामिन B12 लेना चाहिए अगर आप पार्नीसियस एनीमिया से बचना चाहते हैं तो। 87 देखिए, स्तनपान करने वाली महिला को एक दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए? तो एक दिन में जो स्तनपान करा रही है उसे प्लस 550 किलो कैलोरी उसे एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको ऑप्शन में कुछ अलग दिया, मान लीजिए 512 दिया हुआ तो ये भी सही होगा, मान लीजिए 530 दिया हुआ तो ये भी सही होगा। आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे बहुत दूर दूर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 512 दे दिया तो अगला ऑप्शन आपको 712 दिया रहेगा, 630 दिया रहेगा, 800 दिया रहेगा, इतनी दूर दूर दिए जाएंगे। तो 500 से 550 की जो बीच में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इतनी अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए, प्लस 550। 88 देखिए, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त कर देता है? हेपेटाइटिस ए की वजह से मनुष्य का हृदय क्षतिग्रस्त हो जाता है और बाद में इसी की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। चलिए, 90 नंबर देखिए, गर्भनाल में कितनी ध्वनियाँ होती हैं? गर्भनाल में देखो क्या कर दिया, धमनियाँ होती हैं। कितनी धमनियाँ होती हैं? ठीक है, ध्वनियाँ कर दिया। कितनी धमनियाँ होती हैं? तो कुल 2 धमनियाँ होती हैं गर्भनाल में, आपको याद रखना है। चलिए, 91, निम्न प्रोटीन अंतःग्रहण कितने से कम शरीर भार को माना जाता है? यानी कि अगर इतना प्रोटीन आपके शरीर में नहीं है तो हम उसको निम्न प्रोटीन अंतःग्रहण मानेंगे। तो 0.4 से 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम, यानी मान लीजिए आपका वजन 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो आपके अंदर 0.4 से लेकर के 0.6 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो समझ लीजिए निम्न प्रोटीन अंतःग्रहण है आपके अंदर। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 92, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। ये सब कुछ ब्रह्मास्त्र में डिटेल में आपको करा चुके हैं। ठीक है ना, तो ये अपना सुपर मैराथन जो है वो सुपर स्पीड में चलता हुआ आपको मिलेगा।
आगे बढ़िए। सिकल सेल रोग किसकी वजह से होता है? तो जो सिकल सेल रोग है वो आनुवांशिक होता है, यानी कि अगर किसी के माता पिता को सिकल सेल रोग है, अगर किसी के माता पिता को सिकल सेल रोग है तो फिर वो बच्चे में भी हो जाता है। यह आनुवांशिक रोग होता है, इसी को हम आनुवांशिक कहते हैं। आनुवांशिकी के पिता किसे कहे जाते हैं? किसे हम आनुवांशिकी का जेनेटिक्स का पिता कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इतने 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं, यानी कि कोई ना कोई तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो किसी ना किसी का कमेंट तो आप कर ही देंगे। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट कब बनाया गया था? वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट बनाया गया था। और उन लोगों से विशेष अनुग्रह है भैया, जिन लोगों को नोट्स मिलती जा रही है, कृपया नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर लोगे तो हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। फिर आप बाद में कॉल करते सर मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया, मोबाइल रीसेट हो गया, दोबारा भेज दो, तो किस किस को हम दोबारा भेजेंगे भैया। इसीलिए तुरंत अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो वह मोबाइल में आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, ठीक है। तो तुरंत डाउनलोड कर लिया करो। चलिए भैया, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013। आगे बढ़िए। सिकल लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? यही बात, नॉर्मल जो आरबीसी होता है, नॉर्मल आरबीसी, उसका जीवन काल 120 दिन होता है, सबको पता है। लेकिन जो सिकल सेल वाली आरबीसी होती है वो केवल 10 से 20 दिन का ही उनका टाइमिंग होता है, ठीक है ना। इसी को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, क्योंकि आरबीसी बनती तो हैं लेकिन जीवित केवल 10 से 20 दिन रहती हैं, इसलिए रक्त की कमी होती रहती है। इसी को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति की जो आरबीसी होती है उसका टाइमिंग 10 से 20 दिन होती है। आगे बढ़िए। रॉबर्ट हुक द्वारा किस वर्ष पहली बार कोशिकाओं को कॉर्क में देखा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिकाओं को कॉर्क में देखा था। 97 देखिए, 97 अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिनांक जो है दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अगर किसी को अल्जाइमर हो जाएगा तो किसको प्रभावित करेगा? तो जो अल्जाइमर रोग है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग, याद रखना। अपन अच्छे स्पीड में चल रहा है भैया, 1 घंटे के अंदर अपन कर लेंगे, ठीक है। 99 देखिए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है? तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ध्यान रखना। ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन का पाचन किया जाता है। प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर का बॉडी बिल्डर कहते हैं, कई बार आपको बता रखा है। गर्भावस्था के पहले 20 सप्ताह के दौरान एक महिला के वजन में औसतन कितनी वृद्धि हो जाती है? तो कम से कम 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो तक की वृद्धि होती है शुरुआत के 20 सप्ताह में। ये भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखना आप लोग। चलिए, 101 का यहाँ पर जो है प्रसाद चढ़ेगा भैया। कुपोषण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, यह आपसे पूछा है। तो 2 प्रकार का कुपोषण होता है। एक होता है सामान्य से अधिक पोषण, तो इसको भी हम कुपोषण कहेंगे। एक होता है सामान्य से कम पोषण, इसको भी हम कुपोषण कहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया, अब ये पोषण बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको भी हम कुपोषण में ही काउंट करेंगे। ऐसे में शरीर का वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। जो बर्गर पिज्ज़ा खाते रहते हैं तो वो समझ लीजिए, अब बर्गर पिज्ज़ा वाले बड़े गुस्सा हो रहे होंगे कि सर हमें तो पसंद है बर्गर पिज्ज़ा, मोमोज़ और वो क्या बोलते हैं वो टिक्की पानी वाला जो होता है, ठीक है। तो भैया, एक आपने सुना होगा ना, ग्वालियर में एक बाबा जी हैं, क्या नाम है उनका? ऐसे बाबा जी हैं, भगत जी भाई साहब, ऐसी फुल्की पानी बनाते हैं ना, ऐसे गोलगप्पे बनाते हैं भाई साहब, आंखें गीली हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाएंगी, आंसू तुरंत आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे गोलगप्पे बनाते हैं भाई। मैं तो भाई एक बार खा चुका हूँ, अब नहीं खाऊंगा कभी, ठीक है ना। किसने खाया भगत जी का गोलगप्पा? अरे भाई साहब खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए, फ्लोरोसिस मुख्यतः किन रूपों में प्रकट होता है? तो फ्लोरोसिस 2 प्रकार का होता है, एक तो दंत फ्लोरोसिस होता है और एक कंकाली फ्लोरोसिस होता है। 2 प्रकार का फ्लोरोसिस होता है, ये भी आपको याद रखना है। बीच बीच में हंसाते रहते हैं इसलिए कि ये क्लास आपको बोरिंग नहीं लगे, है ना, नहीं तो आधे ज़्यादा लोग छोड़ करके भग जाओगे। और मेरा ये उद्देश्य है कि आपको ये पूरी क्लास देखनी है, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर तक कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 150 प्रश्न और हम लेकर के आएंगे, तो वहाँ से भी आपके अच्छे खासे नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। हमारा यही प्रयास है कि पूरे नंबर आप लेकर के आओ कम से कम। चलिए, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। सीधे पूछेंगे विटामिन है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं, दोनों। ध्यान रखना, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। अंडे में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो हम इसको संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। अंडे में उपस्थित प्रोटीन को संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। तो सर जो लोग मांसाहारी नहीं होते हैं, जो मांसाहारी हैं, अब भाई अंडा मांसाहारी शाकाहारी है, ये तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल विषय है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, अपने आप को शाकाहारी कहते हैं, वो लोग कहाँ से प्रोटीन लेंगे? तो वो लोग सोयाबीन से प्रोटीन ले सकते हैं। सोयाबीन या फिर अन्य जो दालें हैं, इसकी मदद से आप लोग प्रोटीन ले सकते हैं। चलिए भैया, 105 कौन से आनुवांशिक विकार जन्म से पहले पहचाने जा सकते हैं? तो हीमोफीलिया,
थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों चीज़ें जन्म से पहले पहचानी जा सकती हैं और इनका उपचार भी जन्म से पहले किया जा सकता है। इसकी जो है वो टीकाकरण हो जाता है तो धीरे धीरे बच्चा ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए 106 देखिए, क्रेटिनिता जिसे हम वामनता कहते हैं किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से क्रेटिनिता हो जाता है। और सबको हमने बताया भैया, ठीक है ना, कि आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मनुष्य में अगर आयोडीन की कमी हो जाए, जो सामान्य वयस्क मानव है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा रोग हो जाएगा? देखिए, प्रोटीन के शरीर क्रियात्मक ईंधन मान क्या है? जो प्रोटीन में होता है, शरीर के अंदर जो प्रोटीन होता है, इसका क्रियात्मक ईंधन मान क्या होता है? तो 4.0 किलो कैलोरी होता है। यानी अगर हम प्रोटीन को जलाएंगे तो 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। 108 नंबर देखिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से विटामिन ए की न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोधक कार्यक्रम चलाया गया है? तो भैया 1970 में ही शुरू कर दिया गया था। विटामिन ए की कमी जब होती है तो इसको खत्म करने के लिए 1970 में भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चालू किया गया था, जिससे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, देखो एक मिनट, विटामिन ए की न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोधक कार्यक्रम। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 1970 में। आगे बढ़िए भैया, 109 नंबर देखते हैं, कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वही विटामिन ए, जिसके लिए हमने रोग निरोधक कार्यक्रम चालू किया था। क्यों चालू किया था? क्योंकि ये जो विटामिन ए है ना, ये हमारी दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा के लिए हमारे महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि हमारी जो है एंटीबॉडीज बनती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत होता है। आगे बढ़िए, किसे पुरुष हार्मोन्स भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ध्यान रखना। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, इसे हम पुरुष हार्मोन्स भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन जो होता है उसे मादा हार्मोन्स कहते हैं। 111 देखिए, मानव वृक्क में पाई जाने वाली पथरी किस पदार्थ की बनी रहती है? बहुत महत्वपूर्ण है भैया ये प्रश्न, तो ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। मानव वृक्क, वृक्क का अर्थ है किडनी, तो मानव की किडनी में पाई जाने वाली पथरी किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। बच्चों को रिकेट्स से बचाने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? रिकेट्स क्यों होता है? रिकेट्स क्या है? तो आपको बता रखा है, रिकेट्स जो है वो हड्डियों से संबंधित रोग होता है। अगर बच्चों को रिकेट्स से बचाना चाहते हैं तो आपको विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, ये तीनों चीज़ें बच्चों को देनी होंगी, इससे उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। आहार में क्या शामिल करने से एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है? तो आहार में आपको आयरन और विटामिन सी, ये दोनों चीज़ अगर आप ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में तो एनीमिया कभी नहीं होगा। सर आयरन से तो पता है कि रक्त बनता है, विटामिन सी क्यों आवश्यक है? तो आपको बताया है, विटामिन सी जो हम बाहर से आयरन लेते हैं उसके अवशोषण का काम विटामिन सी करता है। जैसे कि हमने चुकंदर खाई, हमको आयरन मिला, जैसे हमने पालक खाई, हमको आयरन मिला। अब ये आयरन पहुंचा, इसको अवशोषित कौन करेगा? कोई तो चाहिए, कोई तो एक वहां पर बॉडी चाहिए जो इसको अवशोषित कर सके। तो विटामिन सी की मदद से ये जो प्राकृतिक रूप से हमको आयरन मिल रहा है, इसका अवशोषण किया जाता है। चलिए भैया, चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं किसकी वजह से होता है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 115, 6 माह के बाद शिशु को क्या देना आवश्यक होता है? सबको पता है 6 माह के बाद में क्या होता है? शिशु का अन्नप्राशन होता है। ठीक है, अन्नप्राशन कराने के बाद में अब आप बालक को पूरक पोषण आहार देना शुरू करेंगे, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें, मान लीजिए दाल का पानी आप देना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो दलिया होता है, दलिया आप देना शुरू कर देंगे। तो ये पूरक आहार होते हैं जो कि 6 माह के बाद दिए जाते हैं। ध्यान रखना, 6 माह तक बालक को केवल केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, 6 माह तक केवल माँ का दूध। आगे बढ़िए, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से स्रावित होता है? तो कॉपर लुटियस जो जगह होती है, यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। सिंपल प्रश्न है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और ऊपर आपको प्रोटीन के पाचन की एक और बॉडी बता कर क्या है कि कौन प्रोटीन का पाचन करता है, किसकी मदद से होता है। ठीक है, एंजाइम भी बता रखा है। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो अनाज की मदद से हमको विटामिन बी मिलता है। आगे बढ़िए, अनाज सही से खाओ तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आंवला खाओ भैया। ठीक है ना, चलिए, गर्भवती महिलाओं को किसका सेवन नहीं करना चाहिए? 20 बार आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जो भी महिला गर्भवती है शराब बिल्कुल नहीं पिएंगी, कैफीन यानी चाय कॉफ़ी नहीं पिएंगी, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करेंगी, कृत्रिम रंगों का प्रयोग भी नहीं करेंगी। अब हमको ऐसा मतलब कुछ लोगों ने बताया है, कृत्रिम रंग का अर्थ है जो लाल लिपस्टिक लोग लगाती हैं ना, नेल पॉलिश वाला लगाती हैं। तो जब महिला गर्भवती होती है तो उसको इनमें से बदबू आने लगती है। ठीक है ना, तो वो इन चीज़ों को नहीं यूज करती, कृत्रिम रंग को, और इनको यूज भी नहीं करना चाहिए। और ये शराब, कैफीन, धूम्रपान, इनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चे पर बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है।
121। इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो 5.0 2023। आगे बढ़िए। कौन सी ग्रंथि कॉर्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे तनाव हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? जब आपको चिंता हो जाती है, तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कि अभी आप होंगे, जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया, बहुत परेशान है सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। अरे भैया, केवल आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता का आया है अभी। अभी महिला सुपरवाइजर खुली भर्ती का नहीं आया है, पहले ही बता रखा है, कल ही वीडियो बना रखा है। काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है ना, आएगा तो हम बताएंगे ना, हम हैं तो बैठे तो हैं, काहे काहे परेशान हो रहे हैं, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, केवल तैयारी करते रहना है। 199 वाली पीडीएफ ले लेना है। जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है वो लोग तुरंत तैयारी में लग जाइए। तो भैया चलिए, तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है हार्मोन, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, और यह एक तरह का तनाव हार्मोन होता है। एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। 123। निपाह वायरस मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? तो सूअर में सबसे पहले निपाह वायरस पाया गया था, उसके बाद में मनुष्यों में फैला था। चलिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। चलिए, विटामिन बी 1 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी 1 को ही हम थायमिन भी कहते हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से हो जाता है? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। आगे बढ़िए। गुड़ किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? तो आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है गुड़। गुड़ हो गया, पालक हो गया, चुकंदर हो गई, हरी सब्जियां हो गई, सोया हो गया, ये सब क्या होता है? आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है। 128। मौखिक पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अल्बर्ट सॉबिन महोदय के द्वारा मौखिक पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया था। नहीं, इसका भी एक इंजेक्शन लगता, ठीक है ना। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, दे इंजेक्शन दे इंजेक्शन। अरे भैया, हर आपको छठे महीने में इंजेक्शन लगेगा, फिर टीका लगेगा, फिर टीका लगेगा, एक एक बार में 3 3 4 4 टीका लग रहा है। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है ना, बहुत दर्द झेलते हैं। लेकिन अल्बर्ट साबिन महोदय ने कहा भैया पोलियो की वैक्सीन नहीं लगी, भैया पोलियो हम मौखिक रूप से बना दे रहे हैं, आप लोग परेशान मत हो। तो मौखिक पोलियो बनाने का श्रेय किसको जाता है? अल्बर्ट साबिन महोदय को जाता है, वही 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना। चलिए, एक गर्भवती स्त्री का रक्तचाप बीपी का रेंज कितना होता है? तो गर्भवती जो स्त्री होगी, नॉर्मल बीपी 120/80 ही होती है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा कम होगा तो हाई बीपी, लो बीपी हो सकती है। आगे बढ़िए। 130। हड्डियों का टेढ़ापन या मंद विकास मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो हड्डियों में अगर टेढ़ापन आ रहा है या हड्डियों का विकास नहीं हो रहा है तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। इसको सही करने के लिए आप अंडा खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, दाल वगैरह खा सकते हैं, जिससे कि प्रोटीन मिल सके टाइम टू टाइम। 131। नारियल के तेल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लॉरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से नारियल का तेल आसानी से और बहुत जल्दी पच जाता है। कैंसर विरोधी गुण कौन से विटामिन में पाए जाते हैं? विटामिन B17 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रिसेंटली खोजा गया है, इसमें कैंसर विरोधी गुण पाए जाते हैं विटामिन B17 में। आगे बढ़िए। 133। किस वायरस को बर्ड फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, H5N1 वायरस को बर्ड फ्लू वायरस के नाम से जाना जाता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी ग्रुप में, सभी ग्रुप जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, सब में आपको इसको शेयर कर देना है। चलिए, गर्भावस्था की पहली तिमाही में कौन सा सिंड्रोम देखा जाता है? तो ध्यान रखना, गर्भावस्था की जो पहली तिमाही होती है, इसमें पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें गर्भावस्था की पहली तिमाही में पता चल जाती हैं, ठीक है। और बाकी आगे जो एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि आपका आबकारी हो गया, पटवारी एग्जाम 2026 में आएगा, परेशान नहीं होना, अच्छी खासी वैकेंसी पर पटवारी की भी आने वाली हैं, ठीक है। तो आप तो सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। 135। रुधिर का थक्का जमने के लिए किस विटामिन का होना आवश्यक है? विटामिन के और कैल्शियम का होना आवश्यक है, जिससे कि रुधिर का थक्का जम सके चोट वाली जगह पर। चलिए, 136। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? ये तो प्रश्न पूछा ही जाएगा भैया, ठीक है। वर्ष 1911 में आईसीएमआर की स्थापना हुई थी। इसके बारे में भी हम एक जो है छोटा सा वो बना करके आर्टिकल जो है हम डाल देंगे फेसबुक पेज पर, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे की बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। सब लोग फेसबुक चलाते हो, क्या करना है? सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है, सर्च करना है सक्सेस जंक्शन 1 के सब्सक्राइबर होंगे, सिल्वर प्ले बटन लगा होगा, बस उसी पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। लिंग का निर्धारण कौन से गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है? 23वें गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। प्रोटीन शब्द किस भाषा की प्रोटोस शब्द से बना है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटोस, जिसकी मदद से प्रोटीन शब्द का निर्माण किया गया है। 139। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। अभी आपसे प्रश्न पूछा था कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए, जिन लोगों ने कमेंट किया बहुत अच्छी बात है, नहीं कमेंट किया तो बता दे। 1.5 लाख 1,50,000 से कम अगर प्लेटलेट्स होती हैं तो डेंगू होने का खतरा रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1.5 लाख प्लेटलेट्स जरूर होना चाहिए।
अब कमेंट कर दो। अब तो पता ही चल गया, अभी कमेंट कर दो, क्या दिक्कत है भैया। 140, आमाशय रस, कौन सा एंजाइम पाया जाता है आमाशय रस में? तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है आमाशय रस में, और यहीं पर HCl निकलता है, आप सबको बता चुके हैं, ठीक है। किस वर्ष बाजरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फिर मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था, ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भैया अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, यहीं से आपकी RBC की भी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो RBC हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये सब अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है, ठीक है। और RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। RBC कहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाती है, RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? कौन सा हार्मोन बच्चों की जन्म के दौरान गर्भाशय को संकुचन को उत्तेजित करता है? यानी जब डिलीवरी होने को होती है तो जो गर्भाशय है ये फूला हुआ है, मान लीजिए गर्भाशय, अब बच्चा आगे की ओर जा रहा है, तो ये हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है ये यहाँ पर आएगा और इसको संकुचित करेगा, यानी इसको दबाएगा, जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। तो ऑक्सीटोसिन वह हार्मोन होता है, इसे हम जीवनदायिनी हार्मोन कह सकते हैं, क्योंकि ये यही आता है जिससे कि माता में दुग्ध का स्त्रावण होता है और बच्चा जो है बच्चे को पीने के लिए दूध मिलता है। तो इसमें भी ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी को लव हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन कहा जाता है। गाय के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो विटामिन C गाय के दूध में सर्वाधिक मात्रा में रहता है, और गाय के दूध में कैसीन विटामिन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से पीले रंग का दिखाई देता है गाय का दूध। 145, ICMR 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन विटामिन B9 की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो 570 यूनिट प्रतिदिन लेनी चाहिए विटामिन B9। आगे बढ़िए, कैंसर उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो बाह्य विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। कौन सा? कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है बाह्य विकिरण चिकित्सा में। आगे बढ़िए, जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, ठीक है ना, कीमोथेरेपी में कोबाल्ट 60 लगता है। मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो 5 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती हैं। 148, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। BCG का टीका कब दिया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद, जैसे ही जन्म होता है सबसे पहले बच्चे को BCG का टीका दिया जाता है, ठीक है। बैसिलस कैलमेट गुरीन ये इसका नाम होता है। चलिए 150, कोविशील्ड जो कि भारत का कोविड वैक्सीन है, ठीक है, कोविड वैक्सीन है, किसके द्वारा बनाया गया था इसको? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड को बनाया गया था। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जरूर जाएगा भैया, ठीक है। चलिए भैया, 150 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, छोटी छोटी वीडियो 5-10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो मिलती रहेंगी। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम क्लास की टाइमिंग बताते रहते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए लेट हो रही क्लास, जल्दी आ रही, तो सब हम आपको वहाँ पर बताते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों का एग्जाम हो भैया, आप लोगों से निवेदन है, एक निवेदन कर रहे हैं, ये और सुन लो भैया जाते जाते, ये व्हाट्सअप नंबर है, जिन लोगों का एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से बाहर निकल करके तुरंत जितने प्रश्न आपके दिमाग में याद रहें तुरंत टाइप करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। और जो आपको वहाँ पर वो लेने आते हैं ना, चलो भैया एग्जाम हो गया आपका, हाँ चलो रिव्यू दो भैया, क्या क्या क्वेश्चन, तो वहाँ पर भैया मेरा नाम भी ले लेना, ठीक है ना, कृपा करना भैया मेरे ऊपर, ठीक है, मेरा नाम भी वहाँ पर ले लेना कि हाँ आपने कहाँ से पढ़ाई की। सर हमने शुक्ला सर से भी पढ़ाई की थी, जो सक्सेस जंक्शन उनका चैनल है, शुक्ला सर से भी हमने पढ़ाई की थी, ये भी थोड़ा नाम ले लेना। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आते हैं ना ब्लैक कोट कमांडो, देखो एक तो होते हैं ब्लैक कैट कमांडो, ठीक है ना, ब्लैक कैट कमांडो जो कि भारतीय सेना में होते हैं, और एक होते हैं ब्लैक कोट कमांडो। कौन होते हैं? ब्लैक कोट कमांडो, ठीक है। अब किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं भैया, सम्मान के साथ में कह रहे हैं, ब्लैक कोट कमांडो। तो ये लोग आ जाएंगे आपसे रिव्यू लेने के लिए, हम रिव्यू लेने नहीं जाते हैं भैया, साफ कहना, खुश रहना। आपको जो रिव्यू होगा ना वो डिटेल एनालिसिस के साथ में देंगे, जो प्रश्न आप भेजेंगे ना उसको एकदम डिटेल में सॉल्यूशन करके आपको हम देंगे, 1 से 1.5-2 घंटे के बाद में वीडियो आ जाया करेगी, ठीक है। तो भैया ब्लैक कोट कमांडो जब आपसे पूछे कहाँ से तैयारी की, तो उनका नाम तो लेना ही लेना, लेकिन हमारा नाम भी साथ में ले देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।